सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी और मेरठ यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। तो मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है और मूल्यांकन क्यों करते हैं हम बच्चों का, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, वह सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर बीएड एग्जाम की बात करें तो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, तीनों फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आता है और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये हर पेपर में आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तब डिस्कस करते हैं अब मूल्यांकन होता क्या है। तब मूल्यांकन, इसे हम इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो ये होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। देखो, आप टीचर हैं, तो आप टीचर हैं, आप क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को पढ़ाने के बाद आपको बच्चों के ज्ञान की जांच करनी पड़ती है कि बच्चों ने कितनी चीज सीख ली है, कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन हो गया है। आपकी यह जांचने की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बच्चों का कोई टेस्ट ले सकते हैं, पेपर ले सकते हैं बच्चों का, या बच्चों से मौखिक रूप से ही कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उनके द्वारा ही आप पता लगा सकते हैं कि बच्चों ने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। चाहे आप कैसे भी करें, मूल्यांकन इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मूल्यांकन क्या हुआ, एक शिक्षक की यह जानने की प्रक्रिया कि छात्रों ने कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया है, कितनी उपलब्धि हासिल कर ली है, मूल्यांकन कहलाती है। जो बच्चे होते हैं आम भाषा में ऐसे बोल देते हैं कि हमारे पेपर चल रहे हैं, या हमारी परीक्षाएं चल रही हैं, हमारे टेस्ट चल रहे हैं। लेकिन अगर शिक्षक के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो शिक्षक के लिए जो टर्म होती है वह मूल्यांकन होती है। शिक्षक ये कहता है कि मैं बच्चों का मूल्यांकन कर रहा हूँ। तो किसी भी शिक्षक की यह जानने की प्रक्रिया कि उसके बच्चों की उपलब्धि कैसी चल रही है, बच्चों की प्रोग्रेस वगैरह कैसी चल रही है, बच्चों ने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आदि आदि जानने की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। तब आप मूल्यांकन का अर्थ समझ पाए होंगे। मूल्यांकन क्या होता है, बच्चों के ज्ञान की जांच करना, पेपर वगैरह लेकर मूल्यांकन होता है। थोड़ा सा और बता देता हूँ मूल्यांकन के बारे में आपको। पहले क्या होता था, हम बच्चों का मापन या आकलन किया करते थे। उसमें हम क्या करते थे, बच्चों का टेस्ट लिया करते थे, पेपर लिया करते थे और उन्हें पास या फेल कर दिया करते थे। लेकिन ये उनके विकास की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि बच्चे का सिर्फ जो बौद्धिक विकास है उसी की जांच हम टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं। उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, सामाजिक डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, खेल वगैरह में भी कैसे हैं, उसकी जांच हम नहीं कर सकते थे जो हमारा मापन या आकलन था उसके द्वारा। इस वजह से हम आजकल मूल्यांकन पर बल देते हैं। मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, बच्चे के जो सभी विकास के पक्ष है उन सभी विकास के पक्षों को ऑब्जर्व करते हैं कि सभी विकास के पक्षों में बच्चे कैसे चल रहे हैं। तो आजकल हम मूल्यांकन को यूज कर रहे हैं, मापन या आकलन का हम इतना ज्यादा प्रयोग नहीं करते, मूल्यांकन का ज्यादा प्रयोग करते हैं। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, मूल्यांकन क्या होता है। हल्का सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी यहाँ पर आएगा, वो भी हम देख लेंगे। प्राचीन समय में बच्चों के ज्ञान का मापन किया जाता था, जिसमें परीक्षा के माध्यम से छात्रों को अंक प्रदान किए जाते थे तथा उन्हें पास व फेल कर दिया जाता था। इससे छात्रों का वास्तविक विकास कहीं पीछे छूट जाता था। देखो, पहले हम क्या करते थे, बच्चों का पेपर लेते थे। जैसे हम बच्चों के ज्ञान की जांच करना चाहते हैं तो हम क्या करते थे, पहले बच्चों का पेपर लेते थे और पेपर लेकर उन्हें पास या फेल कर देते थे। लेकिन इससे जो बच्चों का वास्तविक विकास है वो पीछे छूट जाता था, क्योंकि कोई कोई बच्चा खेल में अच्छा है, कोई कोई सामाजिक विकास में अच्छा है। तो जो रियल डेवलपमेंट है उसकी जांच हम नहीं कर पाते थे सिंपल मापन या आकलन से। इसी कारण आधुनिक समय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है। आजकल हम मूल्यांकन पर बल दे रहे हैं। इसी कारण शिक्षण की प्रक्रिया में जो मूल्यांकन का जन्मदाता है वो किसे माना जाता है, बीएस ब्लूम को माना जाता था। बीएस ब्लूम इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से कि मूल्यांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, या शिक्षण की प्रक्रिया में मूल्यांकन को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो बीएस ब्लूम साहब को दिया जाता है। अब मूल्यांकन के अर्थ की बात कर लेते हैं। ये हमने थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन सा दे दिया है मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन जो शब्द है वो दो शब्दों मूल्य तथा अंकन से मिलकर बना है। तो मूल्यांकन शब्द किससे मिलकर बना है, मूल्य तथा अंकन। इसका मतलब क्या हो जाता है, मूल्य का अंकन। मतलब हम बच्चों के वास्तविक मूल्य का अंकन करते हैं, रियल जांच करते हैं, बच्चों की अच्छी तरह से जांच करते हैं हम इसमें कि बच्चों का वास्तविक मूल्य क्या है, वास्तविक रूप से उनका विकास कैसे चल रहा है, किस क्षेत्र का उन्हें कितना ज्ञान है। ऐसा नहीं है पहले की तरह सिर्फ किताबी ज्ञान उनकी जांच कर उन्हें पास या फेल कर दिया हमने। अब हम वास्तविक मूल्य की जांच करेंगे, कितना ज्ञान है, उनकी प्रगति कैसी चल रही है। ठीक इसी प्रकार आप इंग्लिश शब्द की बात कर सकते हैं। यहाँ पर इवैल्यूएशन के बारे में भी लिख सकते हैं आप। इवैल्यूएशन का मतलब होता है वैल्यू, वैल्यू से बना है, किसी की रियल वैल्यू निकालना, वास्तविक मूल्य निकालना। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो सेम ही आता है। अतः किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के वास्तविक मूल्य के अंकन को ही मूल्यांकन कहा जाता है। जब हम किसी भी चीज के वास्तविक रियल वैल्यू निकालते हैं
उसे हम मूल्यांकन कहेंगे। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न तथ्यों का ज्ञान कराकर उनका सर्वांगीण विकास करना चाहता है तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति चाहता है। इसके लिए उसे समय समय पर यह जानने की आवश्यकता पड़ती है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास किस स्तर तक पहुंचा है, मतलब बच्चों का विकास कैसा चल रहा है। मैं पढ़ा तो रहा हूं, तो बच्चों का विकास कैसा चल रहा है जांचना भी तो पड़ेगा एक टीचर को। किस स्तर के कितने उद्देश्य प्राप्त किए जा चुके हैं, शैक्षिक उद्देश्य है। छात्रों की अलग अलग विषय में कितनी उपलब्धि है, छात्रों ने कितना ज्ञान अलग अलग विषय का प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा छात्रों के कौन से वीक पॉइंट है, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आदि आदि ईटीसी ईटीसी। तो ये सारी चीजें टीचर को जाननी पड़ती है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। एक शिक्षक द्वारा यह सब जानने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाती है। अतः मूल्यांकन एक ऐसी पद्धति है जो शिक्षक को छात्रों की वास्तविक प्रगति की जानकारी देता है। इससे शिक्षक को उसके शिक्षण की सफलता या असफलता के विषय में जानकारी मिलती है। तो समझ पाए अब क्या होता है, किसी भी शिक्षक द्वारा बच्चों के ज्ञान की, बच्चों की प्रगति कैसी चल रही है उसकी जांच करना मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया जिससे एक शिक्षक यह पता लगाता है कि बच्चों ने किस विषय का कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, बच्चों की प्रोग्रेस कैसी चल रही है एजुकेशन के फील्ड में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मूल्यांकन के लिए। सबसे पहले विभिन्न विधियों के माध्यम से हम छात्रों की उपलब्धि से संबंधित आंकड़े प्राप्त करते हैं। अब देखो क्या होता है, अगर आप बच्चों का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो उसकी ये वो है प्रोसेस, कैसे आप मूल्यांकन करेंगे। सबसे पहले तो आप अलग अलग विधियों के माध्यम से बच्चों से संबंधित आंकड़े प्राप्त करेंगे, चाहे टेस्ट लेकर, चाहे उनसे मौखिक प्रश्न पूछकर, चाहे कोई वस्तु बनाकर, या उन्हें कोई प्रैक्टिकल का कार्य देकर, कैसे भी कुछ आंकड़े आप प्राप्त करेंगे कि इस बच्चे ने इतने में से इतने काम ठीक किए हैं, इस तरह के काम ठीक किए हैं। कुछ आंकड़े आप प्राप्त करेंगे जिसे हम मापन कहते हैं। आम भाषा में इस प्रक्रिया को मापन ही कहते हैं हम। उसके बाद मापन से प्राप्त आंकड़ों की अनेक मापदंडों के आधार पर हम व्याख्या करेंगे। सामाजिक मापदंड, सांस्कृतिक, मानसिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, बच्चों की रुचि स्तर, पिछली प्रगति आदि के आधार पर हम व्याख्या करेंगे तथा इन आंकड़ों के मूल्य का निर्धारण करेंगे। इससे छात्रों की सापेक्षिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है और हमें पता चलता है कि छात्रों की प्रगति कैसी चल रही है, छात्रों के मजबूत व कमजोर पक्ष कौन कौन से हैं। इससे शिक्षक को आगे की योजनाओं को बनाने में मदद मिलती है, जिससे उसके शिक्षण में आवश्यक सुधार आता है। अब इसके बारे में आपको हल्का सा बता देता हूँ, ये पैराग्राफ क्या कह रहा है। देखो, हम पहले क्या करते थे, बच्चों का मापन करते थे, टेस्ट वगैरह लेते थे, जो नंबर उनके आते थे उन्हें हम आंकड़े कहते थे कि इस बच्चे के इतने आंकड़े आए हैं, उस बच्चे के इतने आंकड़े आए हैं। तो आंकड़ों के आधार पर हम उन्हें पास फेल कर देते थे। एक बच्चा ऐसा है, यहाँ पर क्या दिक्कत आई, यहाँ पर दिक्कत ये आई कि एक बच्चा ऐसा है जो बीमार है, पूरे साल वह बीमार रहा है, कोई सीरियस बीमारी है उसे, और वह 100 में से 50% नंबर ला रहा है। मापन में क्या दिक्कत आई। लेकिन एक बच्चा काफी इंटेलिजेंट है, पूरा पढ़ रहा है, ट्यूशन भी पढ़ रहा है, उसके भी 100 में से 50% नंबर आए। तो मापन के द्वारा तो बस हमें ये पता चला कि दोनों बच्चे सेम है, दोनों ने पूरे साल सेम मेहनत की है। मापन से तो हम पूरा ज्यादा नहीं कुछ पता लगा सकते ना। तो ये जो आंकड़े हमें मापन से प्राप्त हुए हैं, इनकी हम क्या करते हैं, अनेक मापदंडों के आधार पर व्याख्या करते हैं। उन बच्चों की स्थिति वगैरह देखते हैं कि उस बच्चे की सामाजिक स्थिति कैसी है, सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, मानसिक मतलब वह कितना बुद्धि वाला है। एक इंटेलिजेंट बच्चा एक टेस्ट में 50% ला रहा है और वहीं पर एक मंदबुद्धि बच्चा 50% ला रहा है उसी टेस्ट में, तो इंटेलिजेंट बच्चे की तो क्लास लगानी पड़ेगी ना हमें, भाई तेरे क्यों 50% आ रहे हैं जब उसके 50% आ रहे हैं, तुम्हारी मानसिक स्थिति में कितना अंतर है। तो ये सब हमें मूल्यांकन बताता है, लेकिन मापन में हमें पता चलता है कि दोनों बच्चे सेम बुद्धि वाले हैं। तो मापन से ज्यादा हमारे पास जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाती। आर्थिक स्थिति कैसी है, एक बच्चा पूरा पैसे में रहता है, उसके ट्यूशन भी लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे टीचर उसे पढ़ाते हैं, उसके इतने नंबर आ रहे हैं और उतने ही नंबर एक गरीब बच्चे के आ रहे हैं, तो उसकी तो क्लास लगानी पड़ेगी ना मैं, भाई इतने ट्यूशन के पढ़ रहा है। फिर मनोवैज्ञानिक, बच्चे की रुचि की कैसी है, बच्चे के स्तर कैसे है, तो बच्चे की रुचि कैसी है। मान लेते हैं एक सब्जेक्ट बच्चे की रुचि वाला है, उसमें बच्चे के 50% नंबर आ रहे हैं, और जो सब्जेक्ट बच्चे की रुचि का नहीं है अगर उसमें 60% नंबर आ गए, तो इससे हमें पता चलेगा कि बच्चा इस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ रहा है, तो इस पर ज्यादा मेहनत कर रहा है, अपनी रुचि वाला सब्जेक्ट वह पीछे छोड़ रहा है। तो हमें बच्चे के साथ उस बारे में बात करनी होगी कि आपको अपने रुचि वाले सब्जेक्ट को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम बच्चों से संबंधित आंकड़े प्राप्त करते हैं, फिर उन आंकड़ों की अलग अलग आधारों पर हम व्याख्या करते हैं, देखते हैं कि इस बच्चे के पिछले टेस्ट में कितने नंबर आए थे, इस टेस्ट में कितने नंबर आए हैं, इस बच्चे की स्थिति कैसी है, उसके आधार पर इस बच्चे के कैसे नंबर आए हैं। तो सारी चीजें देखकर हम पता लगाते हैं कि इस बच्चे की वास्तविक वैल्यू क्या है, इन नंबरों की वास्तविक वैल्यू क्या है। उस आधार पर हम बच्चे के ज्ञान का आकलन करते हैं, मापन करते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा है तो बच्चे को इतना ज्ञान है, तो अब इस तरह से हम उस बच्चे को सलाह देंगे या उसकी आगे की प्रक्रिया शिक्षण की ऐसे चलाएंगे। ये हमारा मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन में हम
सीधा सीधा सा बच्चों के नंबर लेकर उन्हें पास या फेल नहीं करते, बल्कि उन नंबरों के वास्तविक मूल्य को निकालते हैं। इन नंबरों का वास्तविक मूल्य क्या है, जैसे मान लेते हैं एक बच्चे के पिछले टेस्ट में 1 नंबर आया था गणित के, और इस टेस्ट में उसके 3 नंबर आए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वह बच्चा प्रगति कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो हम उसे शाबाश कहेंगे। लेकिन वहीं पर अगर एक बच्चे के पिछले टेस्ट में 9 नंबर आए थे और इस टेस्ट में उसके 7 नंबर आए हैं, तो हम क्या करेंगे, इस बच्चे को डांट लगाएंगे, इस बच्चे को समझाएंगे भाई दिक्कत कहाँ है, देखो हम क्या कर रहे हैं, 3 नंबर वाले को तो शाबाशी दे रहे हैं और 7 नंबर वाले को डांट लगा रहे हैं। तो यही तो मूल्यांकन है, हम उस नंबरों की वास्तविक वैल्यू निकाल रहे हैं कि ये 7 नंबर की कोई वैल्यू नहीं है इनकी, क्योंकि इससे पिछले टेस्ट में इस बच्चे के 9 नंबर थे। लेकिन यहाँ पर इन 3 नंबरों की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि इससे पिछले टेस्ट में इस बच्चे के तो बस 1 ही नंबर थे। अगर हम मापन की बात करें खाली, तो मापन में क्या होगा, हम देखेंगे कि 3 वाले को डांट लगाएंगे और 7 वाले को शाबाशी देंगे। तो मापन से ज्यादा स्थिति क्लियर नहीं हो पाती है बच्चों की हमारे सामने, मूल्यांकन से ज्यादा स्थिति क्लियर होती है बच्चों की। इसी वजह से आजकल हम मूल्यांकन पर बल दे रहे हैं। मूल्यांकन में क्या होता है, बच्चों की जो स्थिति होती है वो क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, बच्चों के नंबरों के और बच्चों के वास्तविक मूल्य का हमारे सामने पता चल जाता है कि इनका वास्तविक मूल्य क्या है। तो हम क्या करते हैं, मापन से आंकड़े प्राप्त करते हैं, उन आंकड़ों के अनेक मापदंडों के आधार पर कि बच्चे की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, बुद्धि का स्तर क्या है, आर्थिक स्थिति उसकी कैसी है, मनोवैज्ञानिक सोच किस प्रकार से लागू की गई है उस पर, बच्चे की रुचि का सब्जेक्ट है या नहीं है, या बच्चे का क्या स्तर है, या बच्चे की पिछली कक्षा में पिछली प्रगति कैसी थी। उन सब के आधार पर हम देखते हैं उन नंबरों की क्या वैल्यू है, तुलना वगैरह करते हैं। इससे जो बच्चे के नंबर आते हैं उनका वास्तविक मूल्य हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है, जिससे हम बच्चे की सापेक्षिक स्थिति हमें मिल जाती है कि बच्चे की रियल वैल्यू क्या है, और इससे हमें पता चलता है कि बच्चे की प्रगति कैसी चल रही है। तो यही होता है हमारा मूल्यांकन। अतः वह प्रक्रिया जिससे एक शिक्षक छात्रों की प्रगति व उपलब्धि के स्तर का पता लगाता है, मूल्यांकन कहलाती है। छात्रों के मूल्यांकन के आधार पर ही शिक्षक भविष्य हेतु योजनाएं बनाता है। वह निर्धारित करता है कि ये की है, आगे उसे कौन से तथ्यों का किस प्रकार शिक्षण कराना है। इसके अलावा छात्रों का मूल्यांकन ही शिक्षक के मूल्यांकन का आधार बनता है। जैसे जो बच्चों का रिजल्ट आया वही एक तरह से शिक्षक का भी रिजल्ट होता है। बच्चों के रिजल्ट में अच्छे नंबर बच्चों ने प्राप्त किए तो शिक्षक का भी वही रिजल्ट होता है कि इसका मतलब है टीचर ने अच्छी मेहनत की है। शिक्षक भी इसी के आधार पर पता लगाता है कि उसके द्वारा प्रयोग की गई कौन सी शिक्षण विधि कितनी प्रभावी रही है और उसका शिक्षण कितना सफल रहा है। तो ये हमारा मूल्यांकन होता है। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे कि मूल्यांकन होता क्या है। अब परिभाषा की बात कर लेते हैं। लॉन्ग में आता है तो हमें 2 परिभाषा पेपर में अपने लिखनी होगी। जो चीजें मैंने आपको पहले बताई हैं इन 2 पेज पर, जो 2 पेज पहले पढ़ाए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने शब्दों में सोच लीजिए और आपके पेपर में आपके दिमाग में जो भी तथ्य आते हैं आप लिख सकते हैं। रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, रटना आपको परिभाषा ही पड़ेगी। डांडे करने क्या कहा है, मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो मूल्यांकन के द्वारा हमें पता चलता है कि जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं वे किस सीमा तक प्राप्त किए जा चुके हैं। क्विलन और हन्ना ने क्या कहा है, विद्यालय में रहते हुए बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन व उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया मूल्यांकन है। तो बच्चों का जो व्यवहार है उसके विषय में जब हम साक्ष्यों का संकलन करते हैं, नंबर वगैरह उनके निकालते हैं और उनकी व्याख्या भी करते हैं अलग अलग तरह से कि इस बच्चे की ऐसी आर्थिक स्थिति है, इस बच्चे की सामाजिक स्थिति ऐसी है, इस बच्चे ने पिछले टेस्ट में इतने नंबर प्राप्त किए थे, इस बार इतने किए हैं, तो जो हम व्याख्या करते हैं उस प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। दोनों परिभाषा अच्छी हैं, याद कर लेना आपको, ये थोड़ी सी पढ़नी पड़ती है परिभाषा। अब बात कर लेते हैं मूल्यांकन के लाभ व उद्देश्य के। मूल्यांकन क्यों करते हैं, मूल्यांकन के क्या लाभ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ जाता है। मूल्यांकन छात्रों के प्रवेश में काफी सहायता प्रदान करता है। जैसे आप स्कूल वाले हैं, प्रिंसिपल वगैरह हैं, बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं, आप मूल्यांकन कर सकते हैं, बच्चों के ज्ञान की बात जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस बच्चे के पास कितना ज्ञान है, उसके आधार पर आप उनका एडमिशन ले सकते हैं या अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। यह छात्रों के विषय में बहुत सी जानकारी प्रदान करता है। मूल्यांकन छात्रों के बारे में काफी चीजें क्लियर कर देता है कि किस बच्चे की रुचि का सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि जो रुचि वाला सब्जेक्ट है उसमें उसके अच्छे नंबर आएंगे, बार बार अच्छे नंबर आएंगे। इसके अलावा छात्रों के क्या कमजोर पक्ष हैं, क्या मजबूत पक्ष है, उनकी जानकारी दे देता है। तो बच्चों के बारे में काफी जानकारी मूल्यांकन में प्रदान कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह छात्रों की रुचि व उपलब्धि स्तर की जानकारी भी प्रदान करता है कि उनकी रुचि कैसी है, उनकी प्रोग्रेस कैसी है, अचीवमेंट क्या क्या रहे हैं उनके। यह शिक्षा के उद्देश्यों की उपयोगिता की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करता है। मूल्यांकन यह शिक्षण विधि और पाठ्यक्रम की उपयोगिता की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करता है। यह शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के स्तर की जानकारी प्रदान करता है कि बच्चों की जो शैक्षिक उद्देश्य हैं किस प्रकार प्राप्त किए गए हैं, या जो हमारा सिलेबस है, हमारी शिक्षण विधि है, वह कितनी प्रभावी है, इन चीजों की व्याख्या कर देता है हमारा मूल्यांकन।
छात्रों के मजबूत व कमजोर पक्ष कौन कौन से हैं, इसकी भी जानकारी मूल्यांकन प्रदान करता है। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने में आवश्यक सहायता प्रदान करता है मूल्यांकन। छात्रों के विषय में भविष्यवाणी करने में भी सहायता प्रदान करता है मूल्यांकन। यह शिक्षक की आगे की योजनाएं रणनीतियां बनाने में सहायता प्रदान करता है। इसके द्वारा शैक्षिक शोधों के लिए आंकड़ों को प्राप्त किया जा सकता है। हम जो आंकड़े प्राप्त करते हैं बच्चों का, अगर रिजल्ट खराब आ रहा है, बार बार खराब आ रहा है, तो उसका हम यूज करेंगे रिसर्च में अपने, क्या हो रहा है कि बच्चों का रिजल्ट खराब आ रहा है, तो रिसर्च वगैरह करेंगे। तो मूल्यांकन से जो हमें आंकड़े मिलते हैं उसका प्रयोग हम रिसर्च वगैरह में भी कर सकते हैं। यह शिक्षण की कठिनाइयों का पता लगाने और उनका निवारण करने में सहायता प्रदान करता है। तो ये हमारे मूल्यांकन के लाभ व उद्देश्य हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मूल्यांकन के प्रकार। देखो, मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन। तो जैसे आप टीचर हैं, आप क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। पढ़ाने के साथ साथ आपकी कई स्थितियां होती है जहां पर आप बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। सबसे पहले तो आप जैसे ही क्लासरूम में आते हैं तो आप बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चों के पास कितना ज्ञान है, जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में कितना ज्ञान है। जांचते हैं आप, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसी के बाद तो आप पढ़ाना शुरू करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न जिसे हम बोलते हैं, प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से आप जांचते हैं कि बच्चों के पास कितना ज्ञान है। इसके अलावा जब आप पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के साथ साथ भी आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि क्या आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इसके अलावा आप मूल्यांकन कब करते हैं, पढ़ाने के बाद करते हैं, ये देखने के लिए कि जो आपने पढ़ाया है उसमें से बच्चों ने कितना सीख लिया है। तो तीन स्थितियां होती है जहां पर आप मूल्यांकन करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया से पहले, शिक्षण प्रक्रिया करते हुए और शिक्षण प्रक्रिया के बाद। तो ये जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, शिक्षण प्रक्रिया से पहले और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो आप मूल्यांकन करेंगे उसे रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। लेकिन शिक्षण प्रक्रिया के बाद, समाप्ति के बाद जो आप मूल्यांकन करेंगे उसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब हल्का से इसके बारे में पढ़ लेंगे, आप समझ पाएंगे क्यों कहते हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन का फायदा यह होता है कि इसके द्वारा हम तुरंत अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं। जैसे आप बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, बच्चों के ज्ञान की जांच कर रहे हैं शिक्षण प्रक्रिया से पहले या शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, तो तुरंत आप अपनी शिक्षण विधि में सुधार ला सकते हैं कि बच्चे तो समझ ही नहीं पा रहे हैं मेरी बात को, तुरंत अपनी बात को आप बदल देंगे, कुछ और बात बताने लगेंगे। तो ऐसा मूल्यांकन जिसके द्वारा आप तुरंत अपने आप में सुधार ला सकते हैं, जिसके रिजल्ट का प्रभाव आपके शिक्षण पर तुरंत पड़ जाता है, वो तो रचनात्मक मूल्यांकन होगा। लेकिन योगात्मक मूल्यांकन में आप सिर्फ ये देखेंगे कि जो आपने पढ़ा लिया है वो पढ़ाया हुआ आपका कितना प्रभावी हुआ है, पर कितना प्रभावी रहा है, क्या इस तरह से आगे पढ़ाऊंगा मैं या नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये चीजें आप देखते हैं, ये डिफरेंस इन दोनों में होता है। सबसे पहले रचनात्मक मूल्यांकन की बात कर लेते हैं। इसे हम रूपदेह मूल्यांकन भी बोलते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों का मूल्यांकन कर अपनी शिक्षण प्रक्रिया में तुरंत सुधार लाने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, छात्रों का मूल्यांकन कर हम अगर अपनी शिक्षण प्रक्रिया में तुरंत सुधार कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे रचनात्मक मूल्यांकन। शिक्षक इस मूल्यांकन का प्रयोग शिक्षण की शुरुआत से पहले व शिक्षण प्रक्रिया के दौरान करता है। शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक शिक्षक छात्रों का मूल्यांकन करता है, जिससे उसे छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाता है। उसके बाद ही वह छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर अपने शिक्षण की शुरुआत करता है। इसके अलावा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान भी वह समय समय पर छात्रों का मूल्यांकन करता रहता है, यह देखने के लिए कि यह भी की है कि छात्रों की जो शिक्षण प्रक्रिया है वो कैसी चल रही है, बच्चों कितना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे उसे सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। इन दोनों समय में किए गए मूल्यांकन से तात्पर्य छात्रों के वर्तमान ज्ञान व कौशल की जानकारी तुरंत प्राप्त कर अपनी शिक्षण प्रक्रिया में तुरंत सुधार करना होता है। यही मूल्यांकन हमारा रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत से पहले और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक जो छात्रों का मूल्यांकन करता है उसे हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इस मूल्यांकन का क्या लाभ होता है, इसमें हम तुरंत जो बच्चों का मूल्यांकन होता है, जैसे उसका रिजल्ट आता है मूल्यांकन का, उसके आधार पर तुरंत अपनी शिक्षण प्रक्रिया बदल देते हैं, तुरंत ही 1 सेकंड में, और उसके आधार पर शिक्षण कराते हैं। तो अपनी शिक्षण प्रक्रिया में तुरंत सुधार लाने के लिए हम रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। अतः शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले या शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक का अपने छात्रों के ज्ञान, कौशल आदि स्तर का पता लगाकर अपने शिक्षण में तुरंत सुधार कर अपने शिक्षण को उचित दिशा प्रदान करने की प्रक्रिया ही रचनात्मक मूल्यांकन कहलाती है। इससे शिक्षक के शिक्षण में जो कमियां होती हैं वे तुरंत दूर हो जाती हैं तथा शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी हो जाती है। तो वही बात यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन के रूप में लिख दी है जो ऊपर लिखा हुआ है।
अब बात कर लेते हैं अपने योगात्मक मूल्यांकन की। तो योगात्मक मूल्यांकन को हम योगदेह मूल्यांकन बोलते हैं, उसे हम रूपदेह बोलते थे, इसे योगदेह बोलते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन। तो समेटिव इवैल्यूएशन हम कब करते हैं? अपनी शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति के बाद करते हैं। जब हमने अपनी शिक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली है तो हम ये देखते हैं कि जो हमने पढ़ा दिया है वह हमारा कितना सफल रहा, कितना ज्ञान बच्चों ने प्राप्त कर लिया है। ये जानने के लिए हम योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। शिक्षक छात्रों को विभिन्न तथ्यों का ज्ञान कराने के लिए तथा उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकरणों का शिक्षण कराता है। एक टीचर क्या करता है? बच्चों को बहुत सारे टॉपिक का ज्ञान कराता है। शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति के बाद शिक्षण कितना सफल रहा, कितना प्रभावी रहा, छात्रों के कितने व ज्ञान व कौशलों में सुधार हुआ, छात्रों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ आदि जानने के लिए एक शिक्षक छात्रों का मूल्यांकन करता है। शिक्षक द्वारा किया गया यही मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो जो शिक्षक का शिक्षण कितना प्रभावी रहा उसकी जानकारी के लिए एक शिक्षक जो बच्चों का मूल्यांकन करता है पढ़ाने के बाद, शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति के बाद, वह हमारा योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण की कमियों को जानकर उनमें तुरंत सुधार करना नहीं होता, बल्कि इसके द्वारा यह देखा जाता है कि कोई शिक्षण योजना कितनी प्रभावी रही तथा उसे भविष्य में भी चालू रखना चाहिए या फिर उसमें सुधार की आवश्यकता है। इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति पर उसके प्रभाव को जानने के लिए शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। वही बात यहाँ पर एक डेफिनेशन से के रूप में मैंने लिख दी है। शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति के बाद शिक्षक की अपने शिक्षण की सफलता और छात्रों में व्यवहार परिवर्तन को जांचने की प्रक्रिया योगात्मक मूल्यांकन कहलाती है। तो ये हमारे आज के दो मूल्यांकन के प्रकार थे, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। ये हमारा योगात्मक मूल्यांकन दिख रहा है, ये हमारा रचनात्मक मूल्यांकन दिख रहा है। तो ऐसे फोटो देखकर भी आप पता लगा सकते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन तो आप क्लासरूम में ऐसे बैठकर करते हैं, मौखिक प्रश्नों के द्वारा कर लेते हैं। जो योगात्मक मूल्यांकन होता है उसके लिए आप प्रॉपर इस तरह से बच्चों का टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। जो आपकी परीक्षा होती है ना वो योगात्मक मूल्यांकन होती है, चाहे आपके सेशनल एग्जामिनेशन हो या एनुअल एग्जामिनेशन हो, वो योगात्मक मूल्यांकन होती है। क्लासरूम में जब आपका टीचर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है मौखिक रूप से, वो रचनात्मक मूल्यांकन होती है। तो ये इन दोनों में अंतर होता है। रचनात्मक मूल्यांकन तो क्या होता है, पढ़ाने से पहले और पढ़ाते टाइम जो बच्चों से एक टीचर क्वेश्चन पूछेगा वो रचनात्मक मूल्यांकन होगा। लेकिन पढ़ाने के बाद अगर टीचर बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपका योगात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा एक टीचर पता लगाता है कि उसकी शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही। रचनात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? तुरंत अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना। ये इनमें अंतर होता है, ये इनका अर्थ होता है। आई होप अब आप समझ पाए होंगे कि मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।